अच्छा, ये एक बात ये बताओ कि ऐसा तभी क्यों होता है जब साउंड ऑफ होता है, तभी मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें क्यों बताता हूं? ऐसा मेरे साथ अक्सर होने लगा है। एक दिन और हुआ था, माइक ऑफ था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताई थी उस समय। आप सभी लोग जुड़ जाओ। मैं कह रहा था कि एसएससी की अगर हम लोग बात करें, खासकर एमटीएस की, तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बेहद ही महत्वपूर्ण एग्जाम है। और अगर मेहनत कर ली जाए, समय पर कर ली जाए, तो बेहद आसान भी है। कंपटीशन थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन आप ऐसे हमेशा माना करिए कि कंपटीशन करने वाले, आप इस परीक्षा के फॉर्म भरने वाले सारे अभ्यर्थी आपके कंपटीटर नहीं है, सारे प्रतियोगी नहीं है, सारे आपको कंपटीशन नहीं दे सकते। 10% विद्यार्थियों के बीच में ही किसी एग्जाम की लड़ाई होती है, 10%। जैसे अगर 20 लाख फॉर्म भरते हैं तो मुश्किल से 2 लाख विद्यार्थी ही उस एग्जाम के लिए गंभीर होते हैं। ये सीरियस बात है, ये सच बात है। 2 लाख विद्यार्थी ही उस एग्जाम के लिए गंभीर होते हैं, उसके लिए पढ़ाई करते हैं। उन 2 लाख में से भी मुझे लगता है कि 75% ऐसे होते हैं जो चीजों को समय से नहीं करते और ठीक से नहीं करते। 75% मतलब 25%, 25% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो चीजों को समय पे करते हैं, जो चीजों को समझते हैं, जो चीजों को ठीक से करते हैं। आप लोग भी उसी में से बनिए कि आपको समय पे सारी चीजें करनी है, क्योंकि अगर एसएससी एमटीएस की बात करें, हम लोग एमटीएस की बात करेंगे, एसएससी एमटीएस की बात करें, तो आपको याद होगा कि आज से 2.5 साल पहले रात को 11 बजे मैं एक क्लास लेता था एमटीएस की। तब हजारों विद्यार्थी, एमटीएस और सीएचएसएल के हजारों विद्यार्थी उस क्लास में होते थे। और उसके बाद जब वो लोग पेपर देने गए थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन उन्हें उस रात की मेहनत किससे मिले थे? रात की क्लास से मिले थे। आपके पास जो टीम है, एग्जामपुर ने जो टीम आपको प्रोवाइड कराई, एकदम जबरदस्त टीम है, एक्सपर्ट टीम है अपने अपने विषय की। चाहे वो मैथ की फैकल्टी हो, चाहे वो आपके रीजनिंग के सर हो, चाहे वो आपके इंग्लिश के सर हो, है ना, सब के सब जबरदस्त है अपने आप में। एक जबरदस्त टीम आपको दी गई है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, और न केवल आप एमटीएस, बल्कि जब आप सीएचएसएल के एग्जाम में बैठे होंगे तो सीएचएसएल के पेपर को भी, सीएचएसएल के एग्जाम को भी उसी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे जो एक्यूरेसी आपकी एमटीएस में होगी। सीजीएल का प्री, मेंस की बात नहीं कर रहा, सीजीएल का प्री भी आप उसी एक्यूरेसी के साथ करेंगे। ये 100% सच है, क्योंकि इन तीनों के प्री में कुछ खास फर्क नहीं होता, कुछ खास अंतर नहीं होता। मैथ में सीजीएल में थोड़े से मुश्किल सवाल हो जाते हैं एमटीएस के कंपेयर, क्योंकि सीजीएल में एडवांस जुड़ जाता है। आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करो, सभी लोग क्लास में जुड़ो, और आज से इस बात का संकल्प लीजिए कि आपको पढ़ाई करनी है। अगर मेरी बातें अच्छी ना लगे, मेरी पढ़ाई हुई चीजें ठीक ना लगे, तो कोई बात नहीं, किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। आज के बेरोजगारी के समय में देखो, अब तो हमें 2 चीजों से लड़ना है। एक तो यह था कि हम मेहनत करते थे और तब कहीं जाके नौकरी लेते थे। मेरी बात 2 मिनट ध्यान से सुनना कि मेहनत, हम सरकारी नौकरी के बारे में सोचते थे, घर वाले कहते थे चलो लड़का सरकारी नौकरी के बारे में सोच रहा है, इसे पढ़ने का मौका दीजिए, इसे पढ़ने दीजिए। तो हम सरकारी नौकरी के बारे में सोचते थे और उसके लिए जी जान लगाते थे, मेहनत करते थे, जो आज भी कर रहे हैं हजारों लाखों विद्यार्थी। सब उसके बारे में अच्छा सोचते थे कि चलो मेहनत करके नौकरी लेना चाह रहा है। आज के समय में एक दूसरा ट्रेंड शुरू हो गया है इसी नौकरी के साथ, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, इसका मतलब है कि ये काम नहीं करना चाहते, इसका मतलब है कि ये फ्री की सैलरी चाहते हैं। एक ऐसी सोच लोगों के बीच में, जो समाज के लोग हैं, ऐसी सोच लोगों के बीच में बनने लगी है। कल एक स्टेटस किसी एक व्यक्ति ने लगाया था, मेरी जान पहचान का है, कि अगर आपके मन में कुछ करने का जज्बा है तो सिर्फ सरकारी नौकरी क्यों, कुछ और कर लीजिए। तो मैंने उनसे, उनके उस स्टेटस पे रिप्लाई कर दिया, मैंने कहा अंगूर खट्टे है, मतलब आपको नहीं मिली तो अब आप सरकारी नौकरी को गाली दे रहे हो। सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलती, तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। नौकरी से पहले तपस्या करनी पड़ती है, मतलब एक तपस्या से पहले तपस्या होती है, तब कहीं कुछ लोगों को ये नौकरी मिल पाती है। तो इतनी आसान नहीं है। ये स्टेटस पे स्टेटस बंद करो, अंगूर खट्टे अगर तुम्हें नहीं मिल पाई तो तुम कह रहे हो कि कुछ और कर लीजिए, तो तुम कुछ और करो ना। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं। मैंने अब आपसे बोला था कि इस क्लास में हम लोग इस सेशन में 11 से 12 बजे डेली, है ना, 11 से 12 बजे डेली, 12 PM तक हम लोग आपकी जीके जीएस, है ना, जीके जीएस, स्टैटिक कह लीजिए इसको, करंट कह लीजिए इसको, क्योंकि जैसा पेपर आता है आपका,
जैसा 100 में से 25 क्वेश्चन आते हैं आपके, जो जनरल अवेयरनेस कह लीजिए, सामान्य नॉलेज या सामान्य ज्ञान कह लीजिए, जो कहना है आप लोग कह लीजिए इसको, इस 25 क्वेश्चन की तैयारी हम लोग करेंगे। अगर मैं पॉलिटी पढ़ाता आपको तो कह देता कि देखो 25 में से 3-4 सवाल आएंगे, बाकी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जब आप पेपर में बैठे हो तो मेरे बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं तो सिर्फ 3-4 सवालों की तैयारी करवा रहा हूं। मैं आपको पूरे 25 सवालों की तैयारी करवाऊंगा। मैं आपको पूरे 25 प्रश्नों की तैयारी करवाऊंगा। तो जब आप पेपर में बैठे होगे तब मेरी याद आपको आ रही होगी कि पूरे 25 सवालों की सर ने क्लास या पूरे 25 सवालों की सर ने तैयारी करवाई है। 25 सवाल में से कम 20, 22, 21 तो करके आने। हालांकि आसान नहीं है 22 क्वेश्चन करना 25 में से, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, आप चीजों को कवर करेंगे तो 25 में से 20, 21, 22 कर सकते हैं। ये टॉपर्स के नंबर होते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि टॉपर्स भी 15-16 पे अटक जाता है, 17 पे, क्योंकि वो मैथ में अच्छा कर लेता है, रीजनिंग में 25 में 25 कर लेता है, इंग्लिश में भी 25 में। वो किए जा सकते हैं, मैथ में किए जा सकते हैं, इंग्लिश में किए जा सकते हैं, रीजनिंग में किए जा सकते हैं 25 में 25। जीएस में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि हमें एक तो सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और हमें पता नहीं होता कि इतने बड़े सिलेबस में से कौन से टॉपिक से सवाल पूछ ले, क्योंकि हर टॉपिक से तो सवाल पूछ नहीं सकता। अगर ये डिसाइड हो कि हर टॉपिक से पूछेगा तो हर टॉपिक को तैयार कर लिया जाए। जैसे मैथ में होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से पूछेगा ही पूछेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको तैयार है तो आप उस सवाल को कर पाएंगे। नंबर सिस्टम से पूछेगा ही पूछेगा, नंबर सिस्टम तैयार है तो आप उस सवाल को कर देंगे। लेकिन जीएस में ऐसा नहीं हो पाता। जीएस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, बहुत सारी समिट होती हैं, बहुत सारे कैपिटल्स करेंसी, बहुत सारी घटना दुर्घटना इंसिडेंट होते हैं, बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते हैं, बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट। उन सबको एक साथ याद करना और एक साथ याद करके परीक्षा में आउटपुट दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी चीजों को याद रख पाना, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता कि चलो क्वेश्चन को नहीं याद कर रहे, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, इस फॉर्मूले से कम 10-20 सवाल आराम से हो जाएंगे। तो इसमें फॉर्मूला नहीं होता, चीजों को याद करना पड़ता है, अर्थात इसको स्मृति में रखना पड़ता है, मस्तिष्क में इसको बिठाना पड़ता है, जो बेहद ही मुश्किल काम होता है। इसी मुश्किल को हम लोग आसान बनाएंगे आप सबके साथ मिलकर, है ना। आप सबके साथ मिलकर सभी लोग जुड़ जाओ। यहाँ जीके जीएस की क्लास होगी ये आपकी, ना कि आपकी पॉलिटी की क्लास होगी। इसमें पॉलिटी भी कवर होगी, इसमें जीके जीएस भी होगी। और इस क्लास में हम लोग आपके साथ क्या पढ़ेंगे बेटा, इस क्लास की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चंस, है ना, कभी कभी हम टॉप 25 मतलब कभी कभी पूरा पेपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, अर्थात 25 क्वेश्चन का एक पेपर किया करेंगे। और कभी कभी हम लोग टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। जो चीजें आपको टॉपिक से समझानी है वो टॉपिक से समझाऊंगा, जो चीजें क्वेश्चंस के माध्यम से समझानी है वो क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग करेंगे। चलिए, तो आज आप सभी, क्योंकि आज पहला दिन है हमारे साथ आपका प्रथम दिन है, तो आप सभी लोग कॉपी उठाइए और कॉपी पर हेडिंग डाल लीजिए भारत के प्रधानमंत्री। हेडिंग डाल लीजिए आप सभी साथी, भारत के प्रधानमंत्री, है ना। सभी साथी हमारे हेडिंग डालेंगे भारत के प्रधानमंत्री, मतलब जितने सवाल भारत के प्रधानमंत्रियों से पूछे जाते हैं उनको आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जितने भी सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जाते हैं उन सवालों को आज हम लोग खत्म कर देंगे। एक सवाल जरूर आपके पेपर में प्रधानमंत्री से होता ही होता है, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री से हो चाहे पुराने वाले प्रधानमंत्री से हो, लेकिन एक सवाल जरूर होता है। आ रही बात समझ में? और कौन कौन से प्रधानमंत्री से कौन कौन सा सवाल अब तक पूछा गया, इस बारे में हम लोग बात करेंगे आज। आप सभी लोग जुड़ जाओ और कॉपी और पेन उठा लो और कॉपी और पेन से लिखना है। और अंतिम लास्ट तक, जिस दिन आप परीक्षा देने जाओगे जून में, तब आपको ये नोट्स याद जरूर करके जाना है। तो आप प्रधानमंत्री डाल लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्रियों की अगर हम लोग बात करें तो लिख लीजिए। वैसे मैं आप लोगों को, हाँ, प्रधानमंत्री में जो सवाल पहले बनते हैं, नाम पर आने से पहले हम लोग जो सवाल बनते हैं वो ये होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री की कौन नियुक्ति करता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति करते हैं। बेटा कौन करता है? उसकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति करते हैं। देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति करते हैं।
है ना। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि देश का प्रधानमंत्री संसद के किस सदन का सदस्य होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री, है ना, संसद के किस सदन का सदस्य होना चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे कि किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, किसी भी सदन का, है ना, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, किसी भी सदन का सदस्य, अर्थात ये लोकसभा का भी हो सकता है या फिर राज्यसभा का हो सकता है। इस बात को ध्यान से समझिए, है ना, लोकसभा या फिर राज्यसभा, या फिर राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, है ना। भारत का प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य होता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि मान लो एक किसी प्रधानमंत्री का नाम लिख दिया जाए कि ये प्रधानमंत्री भारत के किस सदन के सदस्य थे, ऐसे पूछ लिया जाता है। अब तीसरा सवाल यहां पर पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है। आज एक एक करके सारे टॉपिक, और देखो जीके जीएस में आपको कितना महारत हासिल होता है, आपको खुद विश्वास नहीं होगा। जून तक एक एक टॉपिक पर ऐसे हमला करेंगे कि टॉपिक ही तहस नहस हो जाएगा और आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा कि बताइए हुजूर क्या करना है। आप उससे कहना कि बस परीक्षा में तुम्हें आना है और परीक्षा में तुम उस समय याद आ जाना है, और कहेगा बिल्कुल याद आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो प्रधानमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो कभी कभी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है ना। प्रधानमंत्री का देखो, जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जब आपकी परीक्षा में प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूछा जाएगा, तो मुझे जहां तक विश्वास है वो या तो लिखेगा 5 साल या लिखेगा 4 साल, क्योंकि एमटीएस बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, तो ये फैक्ट बेसिस ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक रहता है जब तक उसकी पार्टी का बहुमत लोकसभा में रहता है, अर्थात मेजॉरिटी बनाए रखनी होती है। जैसे पाकिस्तान का आपने केस सुना होगा, इमरान खान के ऊपर चर्चा चल रही थी बहुत दिन से कि इमरान खान को अब गद्दी छोड़नी पड़ेगी, गद्दी छोड़नी पड़ेगी, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इमरान खान के पास मेजॉरिटी नहीं बची वहां की पार्लियामेंट में। लेकिन इमरान खान ने कल खेल कर दिया। देखो, आमतौर पर होता क्या है कि जब सिटिंग प्रधानमंत्री के पास बहुमत नहीं होता तो राष्ट्रपति उससे क्या कहता है, राष्ट्रपति कहता है कि आप बहुमत दिखाइए, कहां है आपके पास बहुमत। तो प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत साबित करता है ना। अगर उसे लगता है कि लोकसभा में मेरा बहुमत नहीं है तो वो त्यागपत्र दे देता है, क्या कर देता है, इस्तीफा दे देता है, और राष्ट्रपति फिर किसी और व्यक्ति को प्रधानमंत्री या पीएम बना देते हैं। लेकिन इमरान खान ने क्या चाल चली, इसको भी समझो, क्योंकि यही तो करंट है, यही तो परीक्षा में पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है कि हाल ही में पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री ने या किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया या लाने का प्रस्ताव रखा गया। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चर्चा के केंद्र रहे, उनका नाम क्या है। ऐसे सवाल, जब प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पे क्या किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र नहीं दिया, जबकि उनको क्या करना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए था, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, बहुमत नहीं था। और राष्ट्रपति को, किसी और व्यक्ति को जिसके पास मेजॉरिटी थी, उनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहिए था। लेकिन यहां पे क्या किया, उन्होंने राष्ट्रपति से सांठगांठ करके इमरान खान ने, और वहां की जो संसद थी उसको ही भंग करवा दिया, अर्थात वहां की जो असेंबली थी उसको भंग करवा दिया। अब जब असेंबली भंग हो जाती है तो फिर नए चुनाव होते हैं। मतलब इमरान खान को लगा कि अब मैं तो पद से हट जाऊंगा, लेकिन बनने किसी और को नहीं दूंगा पीएम। अब नए चुनाव होंगे, दोबारा से इलेक्शन होंगे 90 दिनों के बाद। तो पाकिस्तान की असेंबली को भंग कर दिया गया। अब नए चुनाव होंगे 90 दिनों के बाद, और तब तक प्रधानमंत्री अब वो बने रहेंगे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान। तो बड़ा अच्छी चाल चली उन्होंने, समझ रहे हो बात को। तो हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का कोई कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, अर्थात तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, है ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। आ रही बात समझ में? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यह वास्तविक रूप से सच यही है, संवैधानिक रूप से सच यही है कि प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता, वो तो राष्ट्रपति जब तक चाहे। इसका मतलब राष्ट्रपति कभी भी उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। अरे बात समझ में? तो प्रधानमंत्री का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, ये सवाल पूछे जाते हैं।
कार्यकाल पूछ लेगा। अब पूछेगा प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है ना? क्या पूछेगा? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। सवाल ये बन सकता है, आज सारे सवालों को टैकल कर लेंगे कि प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है। तो आप याद रखिए कि प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाता है बेटा? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री दो शपथ लेते हैं, एक तो पद की शपथ लेते हैं, पद मतलब वो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर रहे हैं इस बात की शपथ लेते हैं। दूसरी शपथ गोपनीयता की लेते हैं। गोपनीयता की शपथ जानते हो क्या होता है? मैं बताता हूं क्या होता है गोपनीयता की। जैसे तुम हवलदार बन जाओगे, हवलदार एमटीएस में, भगवान की कृपा हो आप हवलदार बन जाओ, इतनी मेहनत करो और आपको भगवान स्वस्थ रखे और लगातार आप परीक्षा तक मेहनत करते रहें, ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। और परीक्षा में आपकी किस्मत उस दिन साथ दे, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम बहुत कुछ तैयारी करते हैं लेकिन परीक्षा के दिन बीमार पड़ जाते हैं, परीक्षा के दिन हम अस्वस्थ हो जाते हैं, तो परीक्षा हमारी बेकार हो जाती है। तो ईश्वर और किस्मत साथ दें आपका, आप हवलदार बन जाओ। तो जब आप हवलदार बन जाओगे तो आपकी कुछ ऐसी डिपार्टमेंटल जानकारियां होंगी जो सिर्फ आपको पता होंगी, जो सिर्फ आपको पता होंगी। आप उन जानकारियों को अगर जनता को बता दोगे तो आपके विभाग का काम प्रभावित हो सकता है ना? विभाग का काम क्या हो सकता है बेटा? प्रभावित। जैसे मान लो देश की आर्मी है, देश की सेना है, देश की सेना पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने जा रही है, सर्जिकल स्ट्राइक। अब ऐसे ऑपरेशन तो जब तक कर नहीं दिया जाता, जब तक सफल नहीं हो जाते, तब तक तो बताए नहीं जाते सबको। अगर पहले ही बता देंगे तो पाकिस्तान चौकन्ना हो जाएगा, आतंकवादियों को भगा देगा वहां से। फिर कैसे आप आतंकवादियों को मारोगे? नहीं मार पाओगे। तो पहले नहीं बताए जाते। अगर पहला कोई, अब मान लो कोई इस ऑपरेशन की तैयारी हो रही है और कोई उसमें से एक अधिकारी आए और सबको बता दे कि देखो हम कल पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हमला करेंगे, तो फिर तो आतंकवादी भाग जाएंगे ना वहां से। आप मार पाओगे क्या उनको? नहीं मार पाओगे, ढूंढ ही नहीं पाओगे फिर उनको। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री के पास भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको पहले नहीं बताया जाता। अगर पहले बता देगा प्रधानमंत्री तो दुनिया उसका लाभ उठाएगी, उसका फायदा उठा सकती है, उससे सरकार को या देश को नुकसान हो सकता है। तो दो शपथ लेते हैं ये, एक पद की और एक गोपनीयता की। क्या लेते हैं? एक पद की लेते हैं बेटा, एक गोपनीयता की शपथ। दो प्रकार की शपथ लेता है देश का प्रधानमंत्री, है ना? आ रही बात समझ में आप लोगों को? हाँ, ये टॉपिक वाइज ही तो है। आज टॉपिक हमारे देश के प्रधानमंत्री, ऐसे करके अलग अलग टॉपिक होंगे अलग अलग दिनों में। आप क्यों परेशान हो? आपकी टॉपिक, मैंने 25 क्वेश्चन की जिम्मेदारी ली है। मैंने 5 क्वेश्चन बोला था क्या? मैंने 10 क्वेश्चन बोला था क्या? अब मैंने 25 की जिम्मेदारी लिया तो मैं स्ट्रेटेजी ऐसे तब बनाऊंगा ना कि सारा तैयार अच्छे से हो जाए आपका, ऐसे स्ट्रेटेजी बनाऊंगा ना मैं। आप तो क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने जिम्मेदारी 25 क्वेश्चन की लिया तो मुझ पर छोड़ दो। आप लोग क्यों परेशान होते हो भाई? आपको परेशान होना नहीं है, बस एक ही काम तो करना है कि परेशान नहीं होना, बाकी सब कुछ हो जाना। ठीक है, परेशान बस मत होना तुम। मेरे रहते परेशान होने की जरूरत अगर आपको पड़ जाएगी तो फायदा फिर मेरा तो कोई होगा ही नहीं। फिर तुम भला हो कि मुझे फिर क्लास ही छोड़ देनी चाहिए, फिर काहे की क्लास में पढ़ाऊंगा? बताओ, आप खुद ही बताओ। तो परेशान नहीं होना, एक एक टॉपिक कवर करा दूंगा, एक एक अच्छी तरीके से, और क्वेश्चन भी कवर करा दूंगा मैं आप लोगों के। चलिए, यहां तक बात को आप लोग समझ गए। अब हमने शपथ की बात कर ली कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। और देखो सबसे अच्छी बात, ये पीडीएफ भी मैं आपको देता रहूंगा, ये पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। इसीलिए तो मैंने पेज चेंज किया है। पीडीएफ आपकी बोर्ड की बन रही है, तैयार हो रही है। तो आपके पास नोट्स भी खो जाए ना लास्ट में, तो लास्ट में बस ये पीडीएफ मेरी ले लेना आप लोग। इस पीडीएफ को आप लोग रख लेना और इनको पढ़ जाना लास्ट में, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपकी। चलिए, अब हम आ जाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम लिस्ट, और लिस्ट के अनुसार क्या क्या है, कौन कौन है, कैसे कैसे है। ठीक है, चलिए, तो भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम, भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम एक एक लिखो। भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? आप सब जानते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, है ना? कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू, है ना? जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम पीएम थे। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है? कब बने देश के पीएम सबसे ज्यादा मैटर ये करता है।
देश के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी बने थे 15 अगस्त को। कब बने थे बेटा? 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब उसी दिन देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। पीडीएफ बताऊंगा कहां से मिलेगा, सब बातें अभी मत पूछ लो। जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ था, उसी दिन देश के प्रधानमंत्री रात को 12 बजे भाषण दिया देश को और कहा कि अब देश स्वतंत्र हो चुका है। जब पूरी दुनिया सो रही है तब भारत अपनी आजादी का जश्न मना रहा है। ऐसे करके भाषण में देश के लोगों को मोटिवेट किया उन्होंने, कहा कि अब तो नया सवेरा हुआ है, अब सो रहे हो, जगो, नया सवेरा हो चुका है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान अब तरक्की की राह पर जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 को देश के पीएम बने। उस समय देश में संसद वगैरह नहीं थी, देश में संसद बनी 1951 में, जाके चुनाव हुए 1951-52 में। तो जब 1951-52 में चुनाव हुए तो एक बार फिर से, है ना, 1952 में देश के फिर से पीएम बने और 1957 तक रहे। मतलब ये उनका दूसरा कार्यकाल था। क्या था बेटा? ये इनका दूसरा कार्यकाल था। पहला कार्यकाल कब तक था? ये आपका 1947 से लेकर 1952 तक, है ना, 1947 से लेकर 1952 तक उनका पहला कार्यकाल। दूसरा कार्यकाल था साहब जी का आपके 1952 से लेकर 1957। 1952 से लेकर 1957 तक सेकंड कार्यकाल इनका। और इसके बाद 57 में फिर से चुनाव हुए। देश की जनता ने फिर से इनको पसंद किया, फिर से इनको प्यार दिया, क्योंकि काम बहुत बेहतर किए थे। कृषि के क्षेत्र में काम किया था, ग्रामीण भारत के लिए काम किया था, भारत में उद्योगों के लिए काम किया, भारत में सिंचाई के लिए काम किया, भारत को एकजुट करने का काम किया, भारत को मोटिवेट किया, भारत की जनता के स्वास्थ्य के लिए काम किया, क्योंकि वो समय बहुत चैलेंजिंग था, वो समय बहुत मुश्किल था। होता है ना कि एक आपको गड्ढा दे दिया जाए और उस गड्ढे में आपको कहा जाए कि आप इसमें मकान बनाइए, तो आप क्या करोगे? पहले उस गड्ढे में मिट्टी भरोगे, फिर उस गड्ढे में मिट्टी भरने के बाद उसमें आप सड़कें बनाओगे, और सड़कें भी बह जाएंगी आपकी कभी कभी, तो क्योंकि गड्ढा था वहां मिट्टी कभी बैठ जाएगी, कभी सड़कें बह जाएंगी, फिर आप बनाओगे। तो भारत में अंग्रेजों ने जो लूट मचाई थी ना, उससे भारत की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। और ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे। जब देश की सरकार के पास कोई रेवेन्यू नहीं होता, कोई टैक्स कहां देता था? भारत में लोग उस समय टैक्स देने वाले थे क्या? नहीं थे। देश में इंडस्ट्रीज नहीं थी, देश में हेल्थ सर्विस नहीं थी, अंग्रेजों ने कुछ नहीं बनाया, हेल्थ सिस्टम नहीं था, हॉस्पिटल्स नहीं थे, देश में रोड नेटवर्क नहीं था, सड़कें नहीं थी आज के जैसे दिख जाती हमें, देश में रेलवे लाइन, रेलवे नेटवर्क आज के जैसे दिखता है वैसे नहीं था, देश में इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आज जैसे हैं वैसे नहीं थे, देश में सिंचाई के साधन धीरे धीरे जो पनपे आज जो आपको दिखता है वैसे नहीं थे, देश में किसानों के लिए उन्नत बीज, फर्टिलाइजर्स, अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं किया सिर्फ पैसे कमाने के अलावा। तो उस समय देश की नींव रखना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम था, बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि सरकार के पास न तो रेवेन्यू होता था और ना ही उस तरह की लोगों के बीच में जागरूकता होती थी। तो 1957 में फिर से एक बार इनको मौका दिया और तीसरा कार्यकाल इन्होंने अपना शुरू किया 1957 से लेकर 1962, अर्थात तीसरे कार्यकाल की पूरी 5 साल इन्होंने की। यहां पर आप लोग समझ रहे हैं ना, पूरे 5 साल इन्होंने तीसरे कार्यकाल की। इसके बाद चौथा कार्यकाल इनका शुरू होता है 1962 से, 1962 से, है ना, चौथा कार्यकाल शुरू होता है। अर्थात जवाहरलाल नेहरू लगातार चौथे कार्यकाल में जा चुके थे। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री, रिकॉर्ड्स तो अभी लिखेंगे हम बाद में, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो लगातार अपने चौथे कार्यकाल में गए। मोदी जी तो अभी दूसरे ही कार्यकाल में जा पाए हैं, है ना। इंदिरा जी लगातार 3 कार्यकाल की थी, वो भी पहला वाला पूरा नहीं था, 1 साल का था बस। और कोई आप उठा लीजिए, है ना, तो लगातार चौथे कार्यकाल में चले गए, लेकिन इस चौथे कार्यकाल को वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 1962 में ही भारत और चाइना का युद्ध हुआ, अक्टूबर 1962 में, और भारत और चाइना के युद्ध में भारत को भारी क्षति हुई, क्योंकि अभी आजाद हुए ही मुश्किल से 15 साल हुए थे हमें। अब 15 साल में चाइना जैसे युद्ध का मुकाबला कर पाना थोड़ा मुश्किल था उस समय, है ना। तो आजाद हुए ही हमें 15 साल हुए थे,
तो भारत को भारी क्षति हुई और कहते हैं कि उस क्षति से नेहरू जी बहुत प्रभावित हुए और नेहरू जी बीमार पड़ गए। उसके बाद नेहरू जी क्या पड़ गए? बीमार पड़ गए उसके बाद। और बीमार पड़ने के बाद फिर कहते हैं कि कभी वो जोश उनके चेहरे पर नहीं दिखा, वो जुनून उनके चेहरे पर नहीं दिखा जो दिखता था देश के प्रति। उतने मेहनती शायद वो नहीं रह पाए फिर, और इसी कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई। जब देश के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही, है ना, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही इनकी 27 मई 1964 को मृत्यु हो गई। कितनी? 27 मई 1964 को मृत्यु हो गई। अर्थात प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रहे। अगर शायद दिन में कैलकुलेट करेंगे हम लोग कि कितने डेज रहे, ये भी जानना जरूरी है। कितने डेज रहे, है ना, आप लोग लिख लीजिए कितने डेज रहे। तो 16 साल, है ना, 16 वर्ष 286 दिन, जहां तक मुझे लगता है शायद इतना ही आएगा। 16 वर्ष 286 दिन ये देश के प्रधानमंत्री रहे लगातार। लगातार 16 साल 286 दिन देश के प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी। एक एक चीज कवर करा दूंगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपने इस तरीके से तो पढ़ा ही नहीं है अभी तक, है ना, आपने इस तरीके से तो पढ़ा ही नहीं है। इस तरीके से इंटरेस्टिंग रूप से आप पढ़े होते तो आपको बहुत कुछ पहले ही तैयार हो गया होता, है ना। यहां तक बात को आप लोग समझ रहे हैं। अर्थात अब रिकॉर्ड बना क्या कि देश का सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, है ना, सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, है ना। अब तक इनका रिकॉर्ड टूटा नहीं है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, सबसे लंबे कार्यकाल, है ना, वाले प्रधानमंत्री, अब तक रिकॉर्ड टूटा नहीं है। जब लग रहा था कि इंदिरा गांधी जी रिकॉर्ड तोड़ देंगी इनका, तो 1984 में उनकी हत्या हो गई। इंदिरा गांधी जी रिकॉर्ड तोड़ सकती थी, कैसे, अभी हम उस पर आएंगे। कैसे टूट सकता था इंदिरा गांधी जी से ये रिकॉर्ड? तभी इनकी हत्या हो गई उनकी, देखेंगे उसको भी हम लोग, है ना। तो सबसे लंबे, अब सवाल यही तो बनेगा कि भारत के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे। तो आप कैसे नहीं बता पाएंगे कि भाई 16 साल 286 दिन रहे थे आपके कौन? नेहरू जी। नेहरू जी की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। आ रही बात समझ में? चलिए यहां तक बात को समझ गए। अब नेहरू जी के संबंध में दूसरी बात यह है कि नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उसी समय इनको 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, है ना। नेहरू जी को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, है ना। इस बात पर इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? जैसे अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और आमतौर पर देश की सरकार ही ये डिसाइड करती है कि भारत रत्न किसको मिलना चाहिए, मतलब भारत रत्न के काबिल कौन है ना। राष्ट्रपति फिर इस बात का अनाउंसमेंट करते हैं कि भारत रत्न के काबिल कौन है, किसको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और मोदी जी खुद ही उस लिस्ट में अपना नाम लिख दें कि मैं भारत रत्न के काबिल हूं, तो थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, थोड़ा सा नकारात्मक माना जाता है कि कोई व्यक्ति खुद ही ये कहता फिरे कि मैं काबिल हूं, मैं काबिल हूं। अब मैं खुद ही अपनी आधा घंटा आके अपनी तारीफ करता रहूंगा, अपनी तारीफ, आप क्या कहोगे कि यार पढ़ाने का काम है, पढ़ाओ चुपचाप से। तो इसलिए इस बात पर लोग इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई खुद को ही इन्होंने भारत रत्न दे लिया, है ना। हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, हम जा ही नहीं रहे सही और गलत चीजों में। जो फैक्ट है, जो सच्चाई, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यह भी याद होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी को भारत रत्न मिला 1955 में, 1955 में। प्रधानमंत्री सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे, है ना। इन्हीं के समय में भारत चाइना युद्ध हुआ। तीसरी बात क्या हो जाएगी? भारत चाइना युद्ध लड़ने वाले प्रधानमंत्री, है ना। भारत चीन, है ना, भारत चीन युद्ध इन्हीं के समय पर हुआ। भारत चीन युद्ध नेहरू जी के कार्यकाल में, है ना। भारत चीन युद्ध नेहरू जी के कार्यकाल में, नेहरू जी के कार्यकाल में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें भारत को भारी क्षति हुई। तीसरी बात। चौथी बात यहीं पर लिखो कि नेहरू जी जो थे आपके, ये लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे बेटा। नेहरू जी लोकसभा के सदस्य। अगर कभी पूछ लिया जाए, बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनेगा, या आपकी किस्मत खराब उस दिन हो, जो कि हम होने नहीं देंगे, है ना भाई। सवाल ये बने कि भाई
नेहरू जी की लोकसभा सीट कौन सी हुआ करती थी, क्योंकि हर प्रधानमंत्री की अगर वो लोकसभा से है तो कोई ना कोई लोकसभा सीट होगी, कहीं ना कहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। जैसे मोदी जी कहां से, बनारस से चुनाव लड़ते हैं, तो मोदी जी की लोकसभा सीट हुआ करती थी, है ना। लोकसभा के सदस्य कहां से, फूलपुर से वो लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे। फूलपुर आपके प्रयागराज जनपद में एक लोकसभा सीट है ना। प्रयागराज जनपद में एक लोकसभा सीट है फूलपुर, तो फूलपुर लोकसभा सीट से, है ना, वो चुनाव लड़ते थे। फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते थे। फूलपुर लोकसभा सीट, अर्थात कहने का मतलब यह है कि नेहरू जी का संबंध सीधे सीधे कहां से था, उत्तर प्रदेश से था। अब यह बात भी पूछा जाए ना कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से था, तो भी आप लोग इसको कर पाना अच्छे से, ठीक है। अगर यह सवाल भी आपका पूछा जाए कि हाँ कि उत्तर प्रदेश से कौन से प्रधानमंत्री थे, तो हम इसको भी देखेंगे, तो ये उत्तर प्रदेश से थे। समझ रहे बात को। अब पांचवी बात लिखो कि नेहरू जी के जन्म दिवस को हम लोग, है ना, नेहरू जी के जन्म दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, तो नेहरू जी के जन्म दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म दिवस होता है 14 नवंबर। क्या होता है, 14 नवंबर होता है। तो 14 नवंबर को हम लोग इनका बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। कहते हैं कि बच्चे इन्हें प्यार से चाचा बुलाते थे, नेहरू चाचा। दिल्ली में एक हॉस्पिटल भी है, चाचा नेहरू अस्पताल, जो कि बच्चों का है। सच में, चाचा नेहरू अस्पताल दिल्ली के पूर्वी इलाके में, जो कि बच्चों का है, छोटे छोटे बच्चों के लिए है वो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है चाचा नेहरू। तो ये बताता है कि नेहरू जी को बड़ा छोटे छोटे बच्चों से बड़ा प्यार हुआ करता था, तो बड़ा अक्सर बच्चों के बीच में देखे जाते थे नेहरू जी। तो ये सवाल भी बन सकता है कि नेहरू जी भारत में किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, या कब होता है वो। तो 14 नवंबर को नेहरू जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जो कि बाल दिवस के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, बाल दिवस के रूप में होता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? हाँ जी, आ रही बात समझ में। अब पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, क्योंकि मृत्यु तक तो पहुंच गए आप लोग, 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। अगर पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म भी लिख लेते हैं, है ना, जन्म भी लिख लेते हैं, क्योंकि जन्म से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। जन्म भी लिख लेते हैं। जन्म इनका हुआ था 14 नवंबर, लिखिए, सन 1889, है ना, 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, जो कद्दावर वकील थे भारत के उस समय। उत्तर भारत में बड़ा प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे, बड़े प्रसिद्ध सम्माननीय वकील होते थे, मतलब एक अच्छे खासे परिवार से थे ये नेहरू जी। पिताजी ने इनको लंदन पढ़ने भेज दिया। लंदन में पढ़ाई लिखाई की नेहरू जी ने, तो लंदन में पढ़ाई लिखाई की, पिताजी ने लंदन पढ़ने भेज दिया नेहरू जी को। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ, प्रयागराज में। एक सवाल था और एसएससी में ही था कि भारत के किस प्रधानमंत्री के जन्म शताब्दी पर भारत में शताब्दी ट्रेनों की शुरुआत की गई। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाए थे, सब ऊपर नीचे देख रहे थे, सब पूछ रहे कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं ना कि भारत में शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, शताब्दी ट्रेन। कौन कौन जानता है शताब्दी ट्रेन के बारे में? हाँ जी भाई, कौन कौन जानता है? तो नेहरू जी के ही जन्म दिवस पर, है ना, नेहरू जी के ही जन्म के 100 साल पूरे होने पर, जब नेहरू जी के जन्म को पूरी 100 साल हो गए, तब इन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत की गई, है ना। इनके जन्म दिवस के 100 साल पूरे होने पर, इनके जन्म के 100 वर्ष पूरे होने पर, है ना, 100 वर्ष पूरे होने पर भारत में शताब्दी एक्सप्रेस, है ना, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई। ये एक ट्रेन नहीं है, बहुत सारी ट्रेन है, ट्रेन की शुरुआत की गई, शुरुआत की गई। आ रही बात समझ में आप लोगों को? हाँ, उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जी कौन थे? इनकी पुत्री के पुत्र,
इंदिरा गांधी जी के पुत्र, है ना, तो नाना लगते थे नेहरू जी राजीव गांधी के। आ रही बात समझ में आप लोगों को? आप सबने लिखा है ना, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट नहीं है। शताब्दी एक्सप्रेस तो दिल्ली से कानपुर जाती है, दिल्ली से लखनऊ शताब्दी है, दिल्ली से भोपाल है। दिल्ली से भोपाल वाली जो शताब्दी थी वो भारत की सबसे तेज ट्रेन मानी जाती थी, हालांकि अब तो गतिमान है, और आपकी जो सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो कि बनारस से चलती है कहां तक, कटरा तक, वंदे भारत, ये है अब तो। इससे पहले दिल्ली से भोपाल तक जाने वाली एक्सप्रेस भारत की सबसे, शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज ट्रेन मानी जाती थी। तो शताब्दी ट्रेनों की शुरुआत इन्हीं के जन्म के 100 साल पूरे होने पर करवाई गई। कह रहे हैं सर ये 100 साल के नहीं थे। अच्छा ये बताओ, ये 100 साल के नहीं थे, लेकिन शताब्दी मतलब 100वीं जयंती या जन्म के 100 साल, जन्म के 100 साल पूरे नहीं हुए होंगे क्या इनके? 27 मई 1964 को इनका निधन हो गया, तो वो सबको पता है कि 100 साल के नहीं हुए, क्योंकि 89 में 89 में इनका जन्म हुआ, तो 64 और 11 75 साल की उम्र में निधन हो गया, सबको पता है। मैंने कब कहा कि 100 साल के थे? हम ये कहते हैं कि गांधी जी के जन्म के 150वें वर्ष में या 150वीं जयंती पर भारत स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छता उत्सव मना रहा है, तो आप ये कहोगे कि क्या गांधी जी 150 साल के नहीं थे? ऐसे कहोगे क्या आप? कैसी बात करते हो आप भी? हाँ जी, चलो, तो अब यहां तक आप लोग बात को समझ चुके हैं, और इतने सारे फैक्ट अगर आपको याद हो, और मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी ऐसा है जो बहुत मुश्किल है, आपको याद नहीं होगा, आराम से याद करवा दूंगा। अब इनके बाद देश के प्रधानमंत्री, अर्थात देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं जब 27 मई 1964 को इनका निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है अचानक से। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री थे उस समय और राष्ट्रपति उस समय थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सोचा कि अब जल्दी से नए प्रधानमंत्री का इंतजाम होना चाहिए, तो उन्होंने एक आनन फानन में जल्दबाजी करते हुए कांग्रेस के एक नेता थे जिनका नाम है गुलजारी लाल नंदा को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि अभी हमें तो डिसाइड कर लेने देते, जैसे आज के समय पे मोदी जी त्यागपत्र दे दें और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोविंद साहब बीजेपी के किसी नेता को शपथ दिला दें कि तुम आज से प्रधानमंत्री, तो बीजेपी ये कहेगी ना कि हम डिसाइड करेंगे कौन बनेगा, आप क्यों परेशान हो रहे? तो फिर उन्होंने कहा कि हमने इनको कुछ दिन के लिए बना दिया है ताकि देश में अस्थिरता पैदा ना हो, देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली ना हो, आप डिसाइड कर लो, किसी भी व्यक्ति को मैं बना दूंगा, मैं उस व्यक्ति को शपथ दिला दूंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने गुलजारी लाल नंदा को कुछ दिन का प्रधानमंत्री बना दिया। अभी हम उनका डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो भारत के पूर्णकालिक प्रधानमंत्री नहीं थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी नियुक्ति की। फिर कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया कि अब अगले देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होंगे। देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होगा बेटा? लाल बहादुर शास्त्री होंगे। आ रही है बात आप लोगों को यहां तक समझ में कि भाई देश के अगले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होंगे। अब लाल बहादुर शास्त्री की ताजपोशी हो गई, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, देश के दूसरे प्रधानमंत्री हो गए, है ना, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। इनसे संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल इनसे संबंधित भी आपके पूछे जाते हैं। किससे? लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित आपके सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, यहां तक अगर आपको समझ आया तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करके आज 500 कर लेते हैं, और इस बात की गारंटी है अगले कुछ दिनों में क्लास में हमारे 1000 विद्यार्थी होंगे। 1000। एमटीएस मतलब एग्जामपुर, सीरियसली, एमटीएस मतलब ये टीम, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे इधर भाई कि चलो हम भी यहीं पढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए, और इनका कार्यकाल शुरू होता है कब? इनका कार्यकाल देश के प्रधानमंत्री के रूप में शुरू होता है आपका 9 जून 1964, है ना, 9 जून। देखो 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु, और ये देश के प्रधानमंत्री कब बने? 9 जून 1964, मतलब नेहरू जी के प्रधान की मृत्यु के लगभग 12-13 दिन बाद,
12-13 दिन तक मैंने अभी बताया कुर्सी संभाली गुलजारीलाल नंदा ने, है ना। तो 9 जून 1964 से लेकर, ध्यान से समझिए मेरी इस बात को, 9 जून 1964 से लेकर देश के प्रधानमंत्री रहे, है ना। 9 जून 1964 से लेकर देश के प्रधानमंत्री रहे 11 जनवरी 1966 तक। आप कहोगे सर इतना कम समय, 11 जनवरी 1966 तक। कब तक बेटा? 11 जनवरी 1966 तक। 11 जनवरी, ऐसा क्या कारण था कि 1.5 साल में ही इनको ये कुर्सी छोड़नी पड़ गई? ऐसा क्या कारण था कि 1.5 साल में ही उनको इस पद को छोड़ना पड़ गया? बिल्कुल आ सकते, अदर एग्जाम्स के भी आ सकते हैं। तो सारे एग्जाम का रामबाण है ये, तो जीके जीएस का, जनरल अवेयरनेस का ही रामबाण है, जो कि क्लास में आपके पेपर में धमाका कर देगा ये सारा सेशन। बिल्कुल सीएचएसएल के लिए पूछो मत, बस जुड़ जाओ आप, समझ रहे हो? पूछो मत, जुड़ जाओ, मस्त क्लास चलेगी। कारण था इनकी मृत्यु, कारण था इनका मृत्यु, अर्थात 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई। क्या ये बुजुर्ग थे या क्या कारण था जो इनकी इतनी जल्दी मृत्यु हो गई? कारण किसी को